तू सच कह रही है? मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। तू है कहाँ? मैं अभी अपने मायके ही आई हुई हूँ। तू एक काम कर, तू आ जा ना मेरे पास, मुझसे मिलने। हम दोनों साथ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं आ सकती हूँ, माँ है ना, मुझे नहीं आने देंगी। अभी तो घर में ही कितना सारा काम पड़ा हुआ है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तू आ जा, अगर तेरी माँ को कोई एतराज ना हो तो। मेरी माँ को क्या एतराज होगा? ठीक है, मैं आती हूँ। माया ने ऐसे बोलकर फोन रख दिया और वो अपनी सहेली राखी के घर आने को निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राखी थी जो अपने घर में सफाई कर रही थी। अभी राखी ने फोन रखा ही था कि तभी पीछे से उसकी बहन आ गई। किससे बात कर रही थी? मोना, छोड़ मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों छोड़? किससे पूछकर तू काम के वक्त अपने इस टुनटुने को लेकर बात कर रही है? तुझे पता नहीं है कि मुझे तेरा फोन वोन पर बात करना जरा भी पसंद नहीं है। काम के वक्त बस काम होना चाहिए। गंगा ने राखी को ऐसे बोलकर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ इतना ज्यादा जोरदार था कि राखी बेचारी जमीन पर ही गिर गई और उसकी आंखें भी भर आईं। उसकी बहन और माँ उसे देखकर बस हंस रही थी। राखी के साथ घर में उसके साथ ऐसे ही सुलूक होता था। उसकी बहन और माँ उससे इसी तरह पेश आती थीं, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ और बहन थीं। राखी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसका बाप शहर के बाहर काम किया करता था, जिसकी वजह से राखी का बचपन और जवानी उसकी सौतेली माँ के साथ ही गुजरी और वो उसके साथ जरा भी अच्छा सुलूक नहीं करती थी। जब गंगा का दिल करता था तो वो उसे मारती पीटती थी और ऐसे ही मत पूछ यार, मेरे गांव से रिश्तेदार आ रहे हैं। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तो मम्मी पापा से साफ बोल दिया था कि मैं गांव वाले बैकग्राउंड में शादी नहीं करूंगी। अरे लेकिन मेरा परिवार तो शहर में शिफ्ट हो चुका है, फिर भी इनकी गांव वाली आदतें गई ही नहीं। क्या मतलब है तेरा? हमारे घर में 2 रसोई हैं, एक शहर वाली और एक पूरा गांव वाली रसोई। सच में? हाँ यार, उसमें मिट्टी का चूल्हा है, सिलबट्टा है, आटा पीसने की चक्की है, और अगर चूल्हे की रोटी खानी हो तो पहले घर में आटा पीसना पड़ता है, फिर चूल्हा जलाओ, फिर रोटियां बनाओ। और चटनी वो तो मिक्सर में बना लेती होगी। अरे नहीं यार, सिलबट्टे पर हाथ से पीसनी पड़ती है। ओ माय गॉड। लेकिन यार तू तो मजे में है, शॉपिंग कर, मजे कर। चल मैं चलती हूँ, बाय। राधिका साक्षी को बाय कहकर सब्जी वाले की दुकान पर पहुँचती है। भैया 1 पाव हरा धनिया दे दीजिए। जी मैडम। और पुदीना भी दे दीजिए। और कुछ? हाँ, 2-3 कच्चे आम भी दे दीजिए, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन भी दे देना। सब्जी वाला सब सामान थैले में भर देता है। भारी थैले उठाकर राधिका घर की तरफ चल देती है। ऊपर से इतना सामान उठाकर लाओ और फिर घर जाकर रसोई में घंटों काम करो। राधिका सब्जी लेकर घर लौटती है और अपनी मॉडर्न रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी सास आ जाती है। बहू, क्या बना रही हो? माँ जी, शाही पनीर और दाल मखनी। अच्छा है, लेकिन कल से खाना गाँव वाली रसोई में बनेगा। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में चूल्हा घर में धुआं भर जाता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल मेरी बहन और भाई आ रहे हैं, उन्हें चूल्हे की रोटी और मटकी वाली दाल बहुत पसंद है। जी ठीक है मम्मी जी, आज तो मैं यही खाना बना लूं। राधिका अपनी मॉडर्न रसोई में रात का सारा खाना बनाकर तैयार करती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, राधिका की तारीफ करते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह घर में गांव से मौसी सास और मामा ससुर के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। अरे राधिका बेटा, आज खीर बना लेना। ठीक है मम्मी जी, दूध वाला आएगा तो मैं उससे दूध ज्यादा ले लूंगी। तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। अरे भाभी जी, दूध ले लीजिए। भैया, आज मुझे 2 किलो की जगह 4 किलो दूध चाहिए। अरे भाभी जी, अगर ज्यादा दूध चाहिए हुआ करे तो पहले बताया करो ना, ऐसे मेरा सारा फेर बिगड़ जाता है। देख रामू, ऐसे झुंझलाया मत कर, कभी कभी इमरजेंसी आती है, पहले से पता नहीं होता है। चल चुपचाप दूध दे दे। हाँ ठीक है, आज तो दे देता हूँ, लेकिन अगली बार से पहले ही बता देना। राधिका मॉडर्न रसोई में जाकर दूध गर्म करने रखती है। तभी उसकी दादी सास रसोई में आती है। बहू, आज तो तुम्हारी मौसी सास आने वाली है, क्या खाना बनाओगी? हाँ दादी जी, बस मम्मी जी से मैं पूछने ही जा रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। बहू एक काम कर, आज गांव वाली रसोई में खाना बना लेना। लेकिन मम्मी जी, इतनी गर्मी में चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल होता है, घर में धुआं भी भर जाता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी बहन गांव से आ रही है, उसे चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है। अरे बहू, तू खाना तो बना ही रही है ना, दाल को मटकी में चूल्हे पर बना लेना और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हींग जीरे का तड़का लगा देना, बस मजा आ जाएगा। जी दादी जी, जैसा आप कहें। राधिका मजबूरी में गांव वाली रसोई में जाती है। वो चूल्हा जलाती है और मटकी में दाल चढ़ा देती है। थोड़ी देर में पूरे आंगन में लहसुन और हींग की खुशबू फैलने लगती है। तभी पद्मिनी जी धीरे धीरे रसोई में आती है। अरे वाह बहू, क्या खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? दादी, मटकी वाली दाल बना रही हूँ। अच्छा है, लेकिन सिर्फ दाल से क्या मजा आएगा? मतलब दादी,
अरे दाल बाटी बनाओ ना, बाटी बनाओगी तो मजा आ जाएगा। हे भगवान, अब बाटी भी बनानी पड़ेगी। लेकिन दादी, बाटी बनाने में बहुत समय लगेगा। एक काम कर, आटा तू लगा ही रही है, उसमें थोड़ा सा सूजी डाल दे और छोटी छोटी बाटियां बना ले। राधिका मजबूरी में बाटियां भी बनाने लगती है। तभी सरला जी भी रसोई में आ जाती है। अरे वाह बहू, दाल बाटी बना रही हो, लेकिन सुन, दाल बाटी का मजा बिना चटनी के कहाँ आता है। जी मम्मी जी, चटनी भी बना देती हूँ। और हाँ भाभी, साथ में सूखे आलू भी बना देना। अब चटनी भी और सूखे आलू भी। आज तो मेरी पूरी शाम रसोई में ही निकल जाएगी। तभी घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। मम्मी मम्मी, मौसी और मामा जी आ गए। दरवाजे पर जानकी जी और किशोर जी खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा डिब्बा होता है। अरे सरला, ये देख, गांव का ताजा घी लेकर आई हूँ। अरे वाह दीदी, अब तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। बिल्कुल, इस घी के साथ चूल्हे की रोटी खाओगी ना तो असली स्वाद आएगा। मौसी, आज भाभी दाल बाटी बना रही है, वो भी चूल्हे पर। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सब लोग आंगन में बैठकर दाल बाटी और चटनी खाने लगते हैं। अरे वाह बहू, क्या स्वाद है, बिल्कुल गाँव जैसा खाना बना है। और ये लहसुन वाली चटनी सिलबट्टे पर पीसी है ना। जी मौसी जी। तभी इतना स्वाद है। थोड़ी देर में सारी चटनी खत्म हो जाती है। भाभी, चटनी तो खत्म हो गई, रात के खाने के लिए आप दोबारा से चटनी बना देना। हाँ जरूर, इस घर में मैं बस सिलबट्टे की चटनी बनाने के लिए ही तो आई हूँ। शाम का समय हो चुका था। दिन भर की गर्मी के बाद सब लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में सबको हल्की भूख लगने लगती है। भाभी, अब तो भूख लग रही है। हाँ भाभी, कुछ हल्का फुल्का हो जाए। भाभी, समोसे बना लो ना। राधिका दिन भर रसोई में काम करके पहले ही थक चुकी थी। ठीक है, बना देती हूँ। राधिका रसोई में जाकर समोसे बनाने की तैयारी करने लगती है। वो आलू उबाल कर आलू का भरता तैयार करती है और मैदा गूंथ कर पहले रोटी बेलती है और फिर समोसे का शेप देकर कढ़ाई में तेल डालकर समोसे तलना शुरू करती है। समोसे तैयार हैं, सब लोग आ जाइए। सब लोग प्लेट लेकर बैठ जाते हैं। वाह भाभी, कितने अच्छे समोसे लग रहे हैं। लेकिन बहू, समोसे बिना चटनी के कैसे खाएंगे? अभी बना देती हूँ। राधिका जल्दी से रसोई में जाती है और हरी मिर्च, पुदीना और धनिया लेकर मिक्सर में डाल देती है। जैसे ही मिक्सर चलने लगता है, जानकी जी रसोई में आ जाती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? मौसी जी, चटनी बना रही हूँ। लेकिन ये क्या, मिक्सर में? जी मौसी जी, जल्दी बन जाती है। अरे नहीं बहू, ये सब नहीं चलेगा। अरे हाँ भाई, मिक्सर वाली चटनी हम नहीं खाएंगे। मौसी को तो सिलबट्टे वाली चटनी ही पसंद है। बहू, असली स्वाद तो सिलबट्टे की चटनी में ही आता है। राधिका मिक्सर बंद कर देती है। हे भगवान, अभी तो बड़ी मुश्किल से चटनी मिक्सर में डालकर पीसने लगी थी। एक काम करो बहू, ये जो मिक्सर में डाली है ना, इसे निकाल लो। आधी पिसी हुई चटनी ही निकाल लूं? हाँ बेटा, और इसे सिलबट्टे पर पीस लो। ये मिक्सर वाली चटनी हमें नहीं पसंद। असली स्वाद तो सिलबट्टे की चटनी में ही आता है। हे भगवान, अब फिर से सिलबट्टा निकालना पड़ेगा। राधिका मजबूरी में मिक्सर से चटनी निकालती है और फिर से सिलबट्टे के सामने बैठ जाती है। आज तो पूरा दिन सिलबट्टे और चूल्हे के साथ ही निकल गया। थोड़ी देर बाद सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी तैयार हो जाती है। वाह भाभी, अब तो मजा आ गया। हाँ, यही तो असली स्वाद है। ऐसे ही घर में मेहमानों के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन सब लोग आंगन में बैठे हुए थे। भाभी, आपकी तो एनिवर्सरी आने वाली है ना, पार्टी कहाँ दे रही हो? अरे भाई, पार्टी बाहर क्यों देंगे? हमारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है, हम तो घर पर ही मेहमानों को बुलाएंगे। हाँ, राधिका बहू के हाथ की चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी और कुछ पकवान, बस वही खाएंगे। ये सुनकर राधिका का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वाह, एनिवर्सरी पर लोगों को मुझे गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मुझे ही चूल्हे में झोंकने की तैयारी हो रही है। राधिका बेटा, कल तैयार हो जाना, हम लोग तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छा ठीक है मम्मी जी। हाँ भाभी, इसी बहाने मुझे भी एक ड्रेस मिल जाएगी और फिर से आपके हाथों की चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी खाने का मौका मिलेगा। हंसी मजाक में दिन गुजर जाता है और अगले दिन सुबह सुबह सब लोग बाजार पहुंच जाते हैं और सबसे पहले एक बड़ी कपड़ों की दुकान में जाते हैं। दुकान के अंदर रंग बिरंगे लहंगे और सूट टंगे होते हैं। नमस्ते जी, क्या दिखाऊं? भाई साहब, हमारी बहू की एनिवर्सरी है, इसके लिए कोई अच्छा सा लहंगा दिखाइए। दुकानदार एक एक करके कई लहंगे निकाल कर दिखाने लगता है। ये देखिए मैडम, ये नया डिजाइन है और ये वाला भी बहुत चल रहा है। राधिका थोड़े झिझकते हुए लहंगों को देखती है। अरे बहू, ये वाला देखो, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। फिर यही पैक कर दीजिए। जी, अभी पैक करता हूँ।
कपड़ों की दुकान से निकलने के बाद सरला जी राधिका को चूड़ियों की दुकान पर ले जाती हैं। बहू लहंगे के साथ मैचिंग चूड़ियां भी होनी चाहिए। आइए मैडम, ये देखिए नई कलेक्शन। दुकानदार अलग अलग रंगों की चूड़ियां निकाल कर दिखाता है। बहू ये लाल और गोल्डन वाली पहन कर देखो। राधिका चूड़ियां पहनकर देखती है। बस यही बिल्कुल परफेक्ट है। यही वाली पैक कर दीजिए भाई। फिर सब लोग सैंडल की दुकान पर जाते हैं। जी मैडम, किस तरह की सैंडल चाहिए? बहू के लहंगे के साथ मैच करने वाली सैंडल दिखाइए। दुकानदार कई सैंडल निकाल कर दिखाता है। ये गोल्डन वाली पहनकर देखो बहू। राधिका सैंडल पहनकर खड़ी होती है। बस यही ले लेते हैं। जब हम अपनी बहू को इतना कुछ दिलवा ही रहे हैं तो क्यों ना इसे गोल्ड की ज्वेलरी भी दिलवा दी जाए। हमारी तरफ से इसकी एनिवर्सरी का तोहफा भी हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो श्री ज्वेलर्स के यहाँ पर चलते हैं। आखिर में राधिका के सास ससुर राधिका को ज्वेलरी की दुकान पर ले जाते हैं। नमस्ते जी, आइए बैठिए। भाई साहब, हमारी बहू की एनिवर्सरी है, इसके लिए एक अच्छा सा हार दिखाइएगा। दुकानदार कई डिजाइन के हार निकालकर सामने रख देता है। बहू ये वाला देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, ये बहुत सुंदर है। अरे बस फिर यही पैक कर दीजिए। थोड़ी देर बाद सारी शॉपिंग हो जाती है। राधिका के हाथ में बैग ही बैग होते हैं जिसमें लहंगा, चूड़ियां, मेकअप, सैंडल और ज्वेलरी होती है। देखो बहू, अब एनिवर्सरी पर तुम बहुत सुंदर लगोगी। मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें खरीद रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इन्हें पहनकर भी मैं आखिर में चूल्हे के सामने बैठकर खाना ही बनाऊंगी। आखिरकार एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। घर में काफी मेहमान आने वाले थे। राधिका सुबह पार्लर जाती है। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही मैडम। आज मेरी एनिवर्सरी है, मुझे अपना हेयर स्पा, नेल एक्सटेंशन और मेकअप करवाना है। जी मैम बिल्कुल, आप जो जो कहती जाएंगी हम आपको वही लुक दे देंगे। पार्लर वाली राधिका को तैयार कर रही होती है, तभी राधिका का फोन बजता है। अरे बहू, कहाँ रह गई तुम? बस पापा जी पार्लर में हूँ। देखो, हमने केटरिंग वालों को बुला तो लिया है। वो कह रहा था कि खाना वही बनाएगा, लेकिन चूल्हे की रोटी तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। वही वो किसी और के हाथ की अच्छी नहीं लगेगी। कमाल है, आज मेरी ही एनिवर्सरी है और गाना भी मुझे ही बनाना है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम चुप क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं पापा जी, बस मैं अभी आती हूँ। शाम को घर में मेहमान आ जाते। सब लोग सज धज कर बैठे होते हैं। टेबल पर बड़ा सा केक रखा होता है। चलो भाभी केक काटो। राधिका और उसका पति केक काटते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। सब लोग केक खा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद बहू मेहमानों के लिए रोटियां भी बना दो। राधिका चुपचाप रसोई में चली जाती है। रसोई में पहले से कई तरह के पकवान रखे होते हैं, जिसमें शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पनीर लबाबदार, राजमा, नान, पूड़ी, लच्छा पराठा, गुलाब जामुन, खीर, कचौड़ी जैसा खाना केटरिंग वाले ने बना दिया था। लेकिन उसके बावजूद बहू, चूल्हे की रोटी भी बना देना। राधिका चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां बनाने लगती है। आज मेरी एनिवर्सरी है और मैं फिर से चूल्हे के सामने बैठी हूँ। थोड़ी देर में राधिका सबके सामने गरम गरम चूल्हे की रोटियां, दाल मखनी और सिलबट्टे की चटनी परोसती है। अरे वाह बहू, क्या स्वाद है। सच में इतनी स्वादिष्ट चटनी तो बहुत दिनों बाद खाई है। हमारी भाभी सिलबट्टी पर चटनी पीसती है ना, इसीलिए इतनी स्वादिष्ट होती है। हमारी बहू के हाथ का स्वाद ही अलग है भाई। इसके हाथों की चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी, यही तो असली खाना है। सब लोग राधिका की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद राधिका बहुत थक जाती है। एनिवर्सरी के बाद घर में 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। आंगन में सब लोग बैठे हुए थे। आज तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरा तो मन कुछ ठंडा ठंडा पीने का है। हाँ, खाना खाने के बाद पेट भी भारी भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ नींबू पानी जैसा मिल जाए तो मजा आ जाए। वाह बेटा रोहन, तूने तो मेरे मन की बात सुन ली। राधिका बेटा एक काम करो, नींबू रखे हुए सभी के लिए शिकंजी बना लाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना लाती हूँ। राधिका रसोई में जाती है। वो 5 नींबू काटकर उनका रस निकालती है। भगोने में नींबू का रस, बूरा, काला नमक, भुना जीरा, पानी, सोडा और बर्फ डालकर सबके लिए बड़े भगोने में शिकंजी बनाती है और ट्रे में रखकर सभी के लिए लेकर आती है। सब लोग आ जाओ, शिकंजी तैयार है। राधिका सभी को शिकंजी देती है। सब लोग बड़े मजे से शिकंजी पीते हैं, फिर चटाई पर बैठकर बातें कर रहे थे। आंगन में झूला भी लगा हुआ था। अरे आज तो बहुत गर्मी है, आज तो भारी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज क्या बनाया जाए? अरे बेटा आज हल्का ही बना लो, खिचड़ी, चूल्हे की रोटी और साथ में धनिया पुदीने की चटनी। ये सुनकर राधिका हल्का सा मुस्कुराती है। दादी एक बात पूछूं? पूछो बेटा।
आपको ये सिलबट्टे की चटनी इतनी ज्यादा क्यों पसंद है और हमारे घर में रोज इतनी चटनी क्यों खाई जाती है? बहू तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमारे परिवार में एक बीमारी चलती है। कौन सी बीमारी दादी? थायराइड। सब लोग ध्यान से दादी की बात सुनने लगते हैं। जब हम छोटे थे ना, तब हमारे ससुर जी कहा करते थे कि थायराइड की असली देसी दवा है हरा धनिया। हरा धनिया? हाँ बेटा, लेकिन हरा धनिया कोई ऐसे तो खा नहीं सकता, सब्जी में सबको पसंद भी नहीं आता। इसीलिए मैंने चटनी बनाना शुरू किया ताकि घर के सभी लोग रोज थोड़ा थोड़ा हरा धनिया खा सके। लेकिन हम सिलबट्टे पर चटनी क्यों बनाते हैं? धनिया की चटनी खानी है तो मिक्सर में भी तो बना सकते हैं। अरे बेटा, वो तो स्वाद की बात है और सिलबट्टे का तरीका पारंपरिक है। जब हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, काले नमक, जीरा, हींग, काली मिर्च के साथ पीसते हैं, तब एक तो स्वाद बढ़ता है, दूसरा हम चटनी स्वाद में ज्यादा खाते हैं, जिससे हमारे घर में सबका थायराइड नॉर्मल रहता है। सच में दादी? वरना लोग दवाई खाते हैं और दवाई खाने से साइड इफेक्ट भी होते हैं। किसी का वजन बहुत बढ़ जाता है, कोई बहुत दुबला हो जाता है, कई परेशानियां हो जाती हैं। राधिका अब ध्यान से दादी की बात सुन रही थी। अच्छा, इसीलिए हमारे घर में इतनी चटनी बनती है। लेकिन दादी, ये चूल्हे की रोटी का क्या राज है? हाँ पापा, अब ये भी बताइए कि आपको चूल्हे की रोटी इतनी पसंद क्यों है? जगदीश जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और थोड़ी देर सोचकर बोलना शुरू करते हैं। बहू, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, इसके पीछे एक पुरानी आदत और वजह है। हाँ, और तुम्हारे ससुर जी की वजह से हमें चूल्हे की रोटी खाने की आदत लगी है। हाँ, जब मैं छोटा था तब हम गांव में रहते थे। उस समय गैस स्टोव तो होते ही नहीं थे, पूरा खाना चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। तब तो सब लोग रोजाना चूल्हे की रोटी ही खाते होंगे। हाँ, और तभी मैंने देखा कि गांव के लोग बहुत तंदुरुस्त रहते थे। वो लोग खेतों में दिन भर काम करते थे, फिर भी उन्हें ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी। सच में? बाद में जब शहर में आकर हमने गैस पर खाना बनाना शुरू किया, तब डॉक्टर ने एक दिलचस्प बात बताई। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मिट्टी के चूल्हे की धीमी आंच पर बना खाना थोड़ा अलग तरह से पकता है। उसमें धुएं की हल्की खुशबू भी आ जाती है और खाना धीरे धीरे पकने से स्वाद भी अच्छा होता है। इसीलिए तो तुम्हारे पापा को चूल्हे की रोटी इतनी पसंद है। हाँ, बचपन में तुम्हारी दादी मुझे चूल्हे की रोटी बनाकर खिलाती थी और शहर आने के बाद हमने अपने घर में एक गांव की एक मॉडर्न रसोई भी इसीलिए बनवाई थी। हाँ, और शहर आने के बाद जब हमें पापा ने चूल्हे की रोटी खिलाई तो फिर हमें वो रोटी खाने की आदत हो गई। राधिका अब समझने लगी थी घर में चूल्हे की रोटी के पीछे सिर्फ जिद नहीं बल्कि एक पुरानी आदत और भावना भी जुड़ी हुई है। शाम को चूल्हे पर खिचड़ी और रोटियां बना रही थी। भाभी, क्या बना रही हो? खिचड़ी और चूल्हे की रोटी। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। राधिका चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। चूल्हे की आग तेज थी। अचानक उसका हाथ लकड़ी के जलते हिस्से से छू जाता है। यार, ये तो बहुत गर्म है, लगता है हाथ में फफोले आ जाएंगे। हाथ जलने से वो झटके से पीछे हटती है। ऊपर रखा हुआ गरम भगोना थोड़ा हिल जाता है और गरम खिचड़ी उसके पैर पर गिर जाती है। अरे मेरा पैर! अरे राम रे, आज तो गई मैं। राधिका हड़बड़ाहट में उठती है, तभी गांव वाली रसोई में सिलबट्टे की लोड़ी उसके दूसरे पैर पर गिर जाती है। राधिका जोर से चिल्लाती है, अरे राम रे, रोहन, मम्मी जी बचाओ मुझे। अरे मम्मी देखो, ये भाभी की आवाज है ना। हाँ, चलो चलकर देखे क्या हुआ है। सभी लोग भागते हुए रसोई में आते हैं। क्या हुआ बहू? मम्मी देखो, भाभी का हाथ और पैर दोनों जल गए, ऊपर से सिलबट्टा पैर पर गिर गया, शायद हड्डी भी टूटी है। जल्दी से राधिका को डॉक्टर के पास लेकर चलो। रोहन, चिंटू, गाड़ी निकालो। घर में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग गाड़ी में तुरंत राधिका को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। देखिए, चिंता की ज्यादा बात नहीं है, लेकिन इन्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। हाथ पर पट्टी रहेगी और पैर को भी आराम देना होगा। कम से कम फ्रैक्चर ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। अरे भाई, ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बस इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर से इलाज करवा कर सब लोग घर वापस आ जाते हैं। राधिका के हाथ पर पट्टी बंधी होती है और पैर में भी चोट लगी होती है। बहू, तुम बिल्कुल काम मत करना। जी मम्मी जी, अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। राधिका के चोट लगने के बाद सभी मिलकर काम करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद राधिका अपने कमरे में बिस्तर पर आराम कर रही होती है। उधर घर में अचानक एक नई खबर आती है। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, आज शाम को चिंटू भैया के लिए लड़की वाले देखने आने वाले हैं। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। क्या आज? हाँ, पापा ने अभी फोन पर बात की, वो लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। अरे लेकिन घर में तो कोई तैयारी ही नहीं है। मेहमान आएंगे तो खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। सबकी नजर अचानक राधिका के कमरे की तरफ जाती है। लेकिन भाभी तो काम कर ही नहीं पाएंगी। सब लोग सच में टेंशन में आ जाते हैं। कोई बात नहीं,
राधिका बहू काम नहीं कर पा रही है तो क्या हम लोग रसोई में मिलकर काम करेंगे? लेकिन अम्मा जी इतनी गर्मी में चूल्हे वाली रसोई में? हाँ, क्योंकि वो सभी लोग गांव के हैं तो खाना खाकर जाएंगे, वो भी गांव वाला। ठीक है, हम लोग तैयारी कर लेंगे। दोपहर होते होते घर में तैयारी शुरू हो जाती है। आज पहली बार सरला जी, दादी और नेहा खुद रसोई में उतरती हैं। अरे ये चूल्हा जलाना भी कितना मुश्किल है। हाँ, गर्मी भी बहुत है आज। अरे लाओ भाई, चूल्हा मैं जला देता हूँ। जगदीश जी अपने तरीके से चूल्हा जलाते हैं, लेकिन अचानक चूल्हे की आग तेज हो जाती है और रसोई में धुआं भरने लगता है। मम्मी आंखों में धुआं जा रहा है। बहू रोज ये सब करती थी, हमें पता ही नहीं चला। उधर दादी सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है। अरे ये सिलबट्टा भी कितना भारी है। अरे दादी आप तो थक गई, भाभी तो रोज ये सब करती थी। धीरे धीरे सबको एहसास होने लगता है कि राधिका कितना मेहनत करती थी। थोड़ी देर बाद सरला जी राधिका के कमरे में जाती है। राधिका बहू, अरे ओ राधिका बहू। जी मम्मी जी। नहीं बहू, तुम उठना मत, हमें माफ कर दो। मम्मी जी, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। इतनी गर्मी में रोज चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी बनवाते रहे। इतने में ससुर जी और नेहा भी कमरे में आ जाते हैं। बहू, सच में हमसे गलती हो गई। भाभी आज हमें पता चला कि रसोई का काम कितना मुश्किल होता है। राधिका सबकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। नहीं मम्मी जी, इसमें माफी की क्या बात है, घर का काम तो सबका होता है। अब से घर में काम सब मिलकर करेंगे। और चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी भी कभी कभी ही बनेगी, और जब बनेगी तो हम सब मिलकर बनाएंगे। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस दिन लड़की वाले भी आते हैं। सब लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सरला जी और नेहा मिलकर खाना बनाती हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है। वही हमारे घर में सब मिलकर खाना बनाते हैं। लड़की वालों को घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। लड़की वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। इसके 6 महीने बाद घर में खुशियों का माहौल होता है। चिंटू की शादी हो चुकी होती है और नई बहू भी घर आ चुकी होती है। एक दिन संडे की सुबह सब लोग आंगन में बैठे होते हैं। आज तो संडे है। तो क्यों ना आज चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी बन जाए। सब लोग हंसने लगते हैं। मैं चूल्हे की रोटी बना लेती हूँ और मैं चटनी पीस लेती हूँ। थोड़ी देर बाद ससुर जी बाजार से हरा धनिया, पुदीना और सब्जियां लेकर आते हैं। दादी आटा गूंथ रही होती हैं। सरला जी सब्जी काट रही होती है। नेहा प्लेट लगा रही होती है। राधिका और उसकी देवरानी हंसते हुए साथ में खाना बना रही होती हैं। दीदी अब तो चूल्हे की रोटी बनाने मजेदार लग रहा है, क्योंकि अब सब